हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी लोग और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर दीजिए। आज हम बायोलॉजी के चौथे अध्याय यानी अंतिम अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के 40 ऑब्जेक्टिव को इस पार्ट में हम देखेंगे। तो अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को भी क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगता है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन चले आया है, इसका जवाब फटाफट दीजिए क्या होगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पहले क्वेश्चन का जवाब ज़रूर बता दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 26 जोड़े, 14 जोड़े, 23 जोड़े, 18 जोड़े। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े, 23 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 23 जोड़े सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है। डीएनए है, गुणसूत्र है, जीन है, हरित लवक है। क्या हो जाएगा आपको, डीएनए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, डीएनए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, किससे है, चीन के विद्यार्थी से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग जो है किस पौधा पे किया था। मटर पे किया, चना पे किया, सेम पे किया, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल जो है अपने प्रयोग मटर के पौधे पर सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मटर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है, XY होता है, XY एवं XY यानी ए और बी दोनों होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, XX। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो होमो एरेक्टस, होमो एरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका होमो सैपियंस सही हो जाएगा। यही जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। यदि पूछे आपको मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमो सैपियंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था मानव का उद्भव, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अफ्रीका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे। क्या थे, पादरी थे।
ठीक है। गेगर गेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, पादरी थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में जो है लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन महिला में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है आपको चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्न में से किस अंग के उदाहरण है, समरूप, समजात, समवृत्त, जीवाश्म। किसके हैं, समरूप के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, समरूप के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, जेसी बॉस ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। कहता है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी, कम होगी, अधिक होगी, एक समान होगी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगी, अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहता है, अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने, कोई नहीं। तो डार्विन लिखा था। किसने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का पुस्तक, डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, डार्विन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, 3, 5, 7,
14। कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शिकार में शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। कहता है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत अंग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? अवशेषी अंग। आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कान के निचले हिस्से को कहते हैं। कान के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? कर्णपाली कहा जाता है, कर्ण रक्षक कहा जाता है, कर्ण शोषी कहा जाता है, कर्णधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णपाली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कर्णपाली सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ऊपर में दिए गए दोनों जेनेटिक्स क्या कहलाता है? ऊपर दिए गए दोनों, यानी जीन प्रारूप और जीनोटाइप, ये दोनों जो है आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ये दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कहता है? कहता है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कहता है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग है, समरूप अंग है, अवशेषी अंग है, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? समरूप अंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका समरूप अंग सही हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ों के पंख समरूप अंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहा जाता है उसको? समजात अंग कहा जाता है, अवशेष अंग कहा जाता है, संवृत अंग कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? तो ये आपको समजात अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समजात अंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कहता है? कहता है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी निम्न में से कौन हो सकता है? क्या कहता है? अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी निम्न में से कौन हो सकता है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी, बंदर। क्या हो जाएगा? चिंपांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चिंपांजी सही हो जाएगा। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी क्या होगा? चिंपांजी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? लेमार्क थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, चार्ल्स मूर थे, अल्फ्रेड मार्क थे। कौन थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत का जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्ण पल्लव की पेशियां, पुछ कसे, रुकाएं, निषेचक पटल, इनमें सभी। तो ये देखिए आपको कर्ण पल्लव की पेशियां, ये भी अवशेषी अंग का उदाहरण है।
कुछ केशुकाएं, ये निषेचक पटल, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, ये सभी जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो ये सभी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहता है, किसी मातानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या होती है, सबसे अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कहता है किसके मातानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा, मेंडल के द्वारा। मेंडल के द्वारा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मेंडल के द्वारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहता है मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़के होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़के होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, पिता के एक्स गुणसूत्र पर, माता के वाई गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर निर्भर करता है, पिता के एक्स गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर। पिता के वाई गुणसूत्र पर मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे जो है लड़का होगा, उसका निर्धारण पिता के वाई गुणसूत्र पे करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है, लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑटोसोम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है। मनुष्य में जो है, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़ा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑटोसोम कहा जाता है, लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, उपयुक्त सभी। तो क्या कहा जाता है, उसको लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण किस पर करता है, पिता पर, मानव में बच्चों के लिंग का निर्धारण किस पर करता है, पिता पर, माता पर, पिता माता दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर करता है, पिता पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, हम अभी आपको बताए थे 22 जोड़ी जो रहता है क्रोमोसोम, उसको ऑटोसोम की नाम से जाना जाता है। तो 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। तो 22 जोड़ी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी को मानव में जो ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी होती है, 22 जोड़ी। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण कौन करता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, ऑटोसोम करता है, लिंग क्रोमोसोम करता है, ए एवं बी दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कहता ऑटोसोम
लिंग, क्रोमोसोम, ये दोनों करेगा या कोई नहीं करेगा? तो आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग क्रोमोसोम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं, जीन जो है कहाँ अवस्थित होते हैं? साइटोप्लाज्मा में, केंद्रक में, केंद्रिका में, राइबोसोम में। किसमें होता है? तो केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जीन उपस्थित होता है केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद, लामार्कवाद, मेंडलवाद, सूक्ष्म विकास। सूक्ष्म विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाया जाता है, उत्तक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, इनमें सभी कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण क्या है? हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे हाथ तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूसा तारी, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है समजात अंग कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन मानव पादप में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? कहता है निम्नलिखित में कौन मानव पादप में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? XX, XY, YY, XO। तो क्या हो जाएगा? XY। क्या हो जाएगा? XY, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़की होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़की होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के X गुणसूत्र पर, माता के Y गुणसूत्र पर, पिता के Y गुणसूत्र पर, इनमें से सॉरी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आपका पिता के X गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क ने, डार्विन ने, अरस्तु ने, बायसामान ने किसने समझाया था? लामार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लामार्क ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को। यदि आप सबको क्लास अच्छा लगा हो, ठीक, तो कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में जीव प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते? कहता है जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक
जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, जेनेटिक्स। क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप या फेनेटाइप्स। लक्षण प्रारूप या फेनेटाइप्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और उसे भी क्लास में जुड़ने के लिए बोलिएगा। इसी तरह हम आपको अब फिजिक्स के फर्स्ट अध्याय के ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। आज बायोलॉजी के अंतिम अध्याय, चौथा अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास खत्म हो चुका है। हम सारे चैप्टर बाय चैप्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो आप सब वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप भी मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। हमें कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।